नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले ये दो पंक्तियां खास तौर से आपके लिए। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो आज जो बात करने वाले हैं वह बात है बाजार की। बाजार में बड़े बड़े खिलाड़ी बड़ी ही सफाई से बचते हैं, बचाए जाते हैं जांच समितियों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, ताकि वे अगली बार अगले गुर्गे के सहारे अपने अगले खेल कर सके। तो आप समझ गए होंगे कि आज बात क्या होनी है, किस चीज की होनी है। तो इससे पहले आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। वे कह चुके हैं कि उनके प्रधानमंत्री काल के बीते 10 साल ट्रेलर थे और असल शुरुआत तो अब होनी है। मैंने पिछली चर्चा में आपको बताया भी था कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो जो काम किए हैं उसको अगर वे ट्रेलर बता रहे हैं तो फिर आगे क्या होने वाला है। बहरहाल, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी भले तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो गए हैं, लेकिन यह उनकी सरकार नहीं है, यह एनडीए की सरकार है। सहयोगी दलों के समर्थन से बनी सरकार है। तो जाहिर तौर पर सत्ता की जो चाबी है वो सहयोगी दलों के पास है, खासतौर से बड़े सहयोगी दलों के पास। तो जो स्थिति बन रही है उनमें मैंने यह भी कहा था कि जनता के मुद्दों से अब मुठभेड़ करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, जो सब कुछ भूलकर अपनी चला रहे थे, मन की चला रहे थे, मन की सुना रहे थे। अभी मैं एक जगह देख रहा था, सोशल मीडिया पर किसी एक सज्जन ने लिखा था कि कभी वे परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे और आज जब परीक्षा को लेकर छात्र देश भर में सड़क पर उतरे हुए हैं तो वे चर्चा से भाग रहे हैं। तो यही होता है, जनता से सवाल, जनता के मुद्दों से मुठभेड़, उससे उसके सवालों से मुठभेड़। तो जब जनता के मुद्दों से मुठभेड़ पर मुझे याद आया कि भाजपा तो इसमें सबसे अधिक फिसड्डी है। उसे तो मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, हिंदू, गाय, मुगल, दुनिया में भारत का बढ़ता रुतबा, फला है तो मुमकिन है, आदि आदि के सहारे राजनीति करने की आदत है। यही सब उसकी यूएसपी है और यही उसकी सीमा भी है। लेकिन जब जनता के मुद्दों से मुठभेड़ की बारी आती है तो लफाजियां बेकाम साबित होने लगती हैं। अब भाजपा क्या करे? उसे मुख्यधारा में बने रहने के लिए बदलना होगा या जमींदोज हो जाने के लिए तैयार रहना होगा। जब एनटीए की कार्यप्रणाली पर इस तरह से सवाल नहीं उठे थे, क्योंकि पिछला जो नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल था, पूर्ण बहुमत का सरकार कार्यकाल था, उनके बूते की सरकार थी और वे मनमानी करने के लिए स्वतंत्र थे। विपक्ष की उतनी कोई बड़ी ताकत नहीं थी और जो बची खुची ताकत भी थी वह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जिस तरीके से कतिपय अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों के इस्तेमाल
के बूते पूरे विपक्ष को संसद से बाहर कर फिर अपने मन की अपने सांसदों को सुनाना, सत्ता पक्ष के सांसदों को जो चाहे नियम पारित करवाना। भले उसके खिलाफ जनता सड़क पर हो, महीनों महीनों किसान सड़क पर बैठे हों, महिला पहलवान सड़क पर बैठी हो, किसी की नहीं सुनना, तमाम चीजों की अनदेखी कर, चाहे वह मणिपुर का सवाल हो, अपने मन की चलाना। लेकिन अब हालात बदले हैं। जब नरेंद्र मोदी बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, तो स्थितियां भी बदली हैं। खास तौर से जो नीट में गड़बड़ी का मामला आया है और एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, और एक के बाद एक एनटीए के माध्यम से होने वाली 3 परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है। देशव्यापी विरोध हो रहा है। पिछले 10 वर्ष की तुलना में इस बार जो चुनाव हुए हैं और जिस तरीके से विपक्ष भी ताकतवर बनकर उभरा है, उसमें विपक्ष को लाठी के सहारे चुप कराने की हैसियत में कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार तो नहीं ही है। यही कारण है कि इन घोटालों के सामने आने के बाद उनके अंधभक्त यह कहिए कि आंख मूंद पर मोदी पर विश्वास करने वाले, मोदी के बगैर किसी को नहीं मानने वाले, भाजपा को भी नहीं, आरएसएस को भी नहीं, विपक्ष को तो छोड़ दें, आलोचना करने वालों की जैसी की तैसी करने वाले अंधभक्त भी अभी झेपने को विवश है, इधर उधर देखकर आगे बढ़ने को विवश हैं। तो जो तस्वीर बन रही है उससे साफ है कि जब जनता के मुद्दों से मुठभेड़ की बारी आती है तो लफाजियां बेकाम साबित होने लगती है। तो सवाल यह भी है कि नरेंद्र मोदी का क्या होगा, नहीं होगा, यह तो अलग सवाल है, उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। लेकिन भाजपा के लिए सवाल है कि भाजपा अब क्या करे, उसे मुख्यधारा में बने रहने के लिए बदलना होगा या जमींदोज हो जाने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि बदलाव तो नजर आ रहे हैं लोगों की आकांक्षाओं में। ये आकांक्षाएं अब व्यग्रताओं में बदलती जा रही है। ये व्यग्रताएं मोदी शाह की राजनीति को अब लील जाएंगी, क्योंकि उनकी राजनीति में इनके सामना की ताव और समाधान का हुनर है ही नहीं। मोदी ने 10, 12, 15 साल देश का नेतृत्व कर लिया, ठीक है कि शाह ने इतने ही बरस अपनी ठसक दिखा ली, लेकिन उनका दौर उनकी पार्टी के भविष्य के लिए एक उदाहरण माना जाएगा कि चाहे जो करो उनकी राह तो बिल्कुल न चलो। यही कारण है कि बचाव की शुरुआती कोशिशों के बाद, लोगों को भरमाने के बाद सरकार बैकफुट पर है। हालांकि चालबाजी अभी हो रही है, लेकिन जो जनता का मिजाज दिख रहा है, जिस तरीके के आंदोलन खड़े हो रहे हैं, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें मोदी सरकार के लिए इस बार जनता को पूर्व की अपेक्षा भरमाना आसान नहीं दिखता। तो जो बातें कही जा रही है आप उस पर गौर फरमाएं। सोशल मीडिया पर भी बातें आ रही हैं, तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, और यह कहने वालों की बहुतायत है कि नीट घोटाले में भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, धांधली, भ्रष्टाचार और शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सवाल बहुत मुखर होकर उठाए जा रहे हैं, खासतौर से
जिस कांग्रेस को इतिहास के पन्नों में चले जाने की बात कांग्रेस के पन्नों पर धूल जम जाने की बात कह रहे थे, जो नरेंद्र मोदी पिछले 67 साल में कुछ नहीं हुआ कि रट लगाते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, यह भूलते हुए कि उन 67 वर्षों के शासनकाल में, यानी 67 वर्षों का जो भारत का संसदीय इतिहास है, उसमें नरेंद्र मोदी की पार्टी ने भी कई बरस शासन किए हैं। जाहिर है, चूंकि नरेंद्र मोदी खुद को सर्वशक्तिमान मान बैठे थे, उनके सामने भाजपा की कोई बात, कोई बिसात नहीं थी। भाजपा को सींचने वाले नेता मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिए गए थे, तो जाहिर है भाजपा की कौन कहे। लेकिन वही कांग्रेस को कोसने वाले पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी आज की तारीख में कांग्रेस की सुनने को मजबूर हैं, चुपचाप सुनने को मजबूर हैं। जिस मनमोहन सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वे मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे थे, आज मनमोहन सिंह की तरह खुद मौन साधने को विवश हैं। कांग्रेस उनसे सवाल पूछ रही है, 3 तथ्य और 3 सवाल। यह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है। 3 तथ्य और 3 सवाल के साथ खड़गे का कहना है कि इसका जवाब मोदी सरकार को देना ही पड़ेगा। तथ्य 1, यह कि पेपर लीक के विरुद्ध कानून नोटिफाई नहीं हुआ था। जब शिक्षा मंत्री की प्रेस वार्ता में उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह कानून नोटिफाई हो गया। 13 फरवरी 2024 में इस कानून को राष्ट्रपति जी का एसेंट मिल गया था, पर कानून बीती रात को ही नोटिफाई हुआ है। सवाल है कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री ने फिर ये झूठ क्यों बोला कि कानून नोटिफाई हो गया है और विधि एवं न्याय मंत्रालय को उसके नियम बनाने ही रह गए हैं। जाहिर है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दावे किए जा रहे थे, देश को गुमराह किया जा रहा था। जो कानून लागू हुआ नहीं उसके बारे में कहा जा रहा था कि कानून लागू हो गया है, जबकि हकीकत है कि जब परीक्षा में व्यापक धांधली का, कदाचार का मामला सामने आया है, तो फिर पेपर लीक के विरुद्ध जो कानून है वह नोटिफाई किया गया है। दूसरा तथ्य है कि शिक्षा मंत्री पहले तो नीट पेपर लीक को नकारते रहे, फिर जब गुजरात, बिहार, हरियाणा में गिरफ्तारियां हुई तब कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर स्थानीय तौर पर पेपर लीक हुए हैं, इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं कराएंगे। जबकि तथ्य है कि 2015 में प्री मेडिकल टेस्ट में महज 44 छात्रों की संलिप्तता थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 6 लाख भर्तियों के लिए परीक्षा दोबारा कराई गई। तो खड़गे सवाल पूछते हैं कि नीट पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 0.001 भी घपला हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर मोदी सरकार परीक्षा दोबारा क्यों नहीं करवा रही, जबकि शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ी की बात मान ली है। तथ्य संख्या 3 है कि 9 दिनों के बाद एनडीए ने 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित की हैं। कानून पास करवाने के बाद भी भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यूपीपीआरपीबी का पेपर लीक हुआ, जिसके तार गुजरात की एक कंपनी से जुड़े पाए गए। तो सवाल है कि क्यों पेपर लीक के विरुद्ध कानून पास करवाने के बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले 7 सालों में जब 70 पेपर लीक हुए तब मोदी सरकार ने उस पर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया।
तो खड़गे कहते हैं कि नया कानून लाना केवल भाजपाई लिपापोती ही है। निष्कर्ष यह कि जब तक शिक्षा प्रणाली स्वायत्त संस्थानों को बीजेपी आरएसएस की दखलंदाजी व दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक के धांधली, चोरी, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। तो आगे बढ़ते हुए जो सोशल मीडिया पर ही एक टिप्पणी है, वह भी गौर करने लायक है। एनटीए के यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन प्रदीप जोशी जहां भी जाते हैं वहीं परीक्षा पत्र लीक हो जाता है। फिर एक टिप्पणी यह भी है कि नीट पेपर मामले की सीबीआई जांच होगी, केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। नेट एग्जामिनेशन में 1500 से ज्यादा एग्जामिनी को ग्रेस क्यों दिया गया, सीबीआई के लिए जानना चुनौतीपूर्ण रहेगा। फिर यह भी टिप्पणी है कि नीट यूजीसी परीक्षा लीक मामले में सीबीआई ने जालसाजों को गिरफ्तार किया। अभी तक शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो ये गिरफ्तारी क्यों हो रही है। देख लेना, इसका भी संबंध बीजेपी से ही निकलेगा। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की टिप्पणी भी है, इस बारे में आई है कि कल तक मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की बात को नकार रहे थे, लेकिन जब लाखों छात्र सड़क पर उतरे तो वह घोटाले को स्वीकार करने पर मजबूर हो गए। भाजपा का जो अमृतकाल है वह देश के छात्रों के लिए विषकाल साबित हो रहा है। तो अब तक मैंने जितनी बातें कही, जाहिर तौर पर सभी बातें कड़वी हैं मगर सच्ची हैं, लेकिन इस कड़वी सच्चाई को स्वीकारना भी अगर नरेंद्र मोदी के तथाकथित भक्तों के लिए मजबूरी है, तो यकीन मानिए कि यह न तो नरेंद्र मोदी के लिए न ही भाजपा के लिए शुभ संकेत है। क्योंकि आप किसी भी गलत कार्यों की लाख अनदेखी कर लें, लाख आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करें, जब अपनी बारी आती है, जब खुद दर्द होता है, जब आप खुद परेशान होते हैं, तो फिर हकीकत 100% समझ में आती है और फिर चुपचाप उस हकीकत को देखना और प्रतिक्रिया नहीं देना मुमकिन नहीं रह जाता है। मुझे तो लगता है कि तथाकथित भक्तों, अंधभक्तों के साथ भी यह स्थिति दरपेश है। आप यह जान लीजिए कि जिन प्रदीप जोशी की चर्चा ऊपर में हुई है, वो प्रदीप जोशी आखिर हैं कौन, और जो अब तक जो तथ्य सामने आई है, जो बातें सामने आई है, वो सरकार की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, उसके केंद्र में प्रदीप जोशी ही हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रदीप जोशी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन हैं। उनके बारे में, उनकी खासियत के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए, तो फिर जो तस्वीर है वह आप साफ साफ देख पाएंगे। पत्रकार
मिलिंद घटवाई की रिपोर्ट आई थी काफी कबल पहले, क्योंकि एनटीए 7 साल पुरानी एजेंसी है। तो घटवार की रिपोर्ट कहती है, जो आरटीआई की जानकारी से पता चला कि 2006 में प्रदीप जोशी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रदीप जोशी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, उसके लिए आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी ने सिफारिश की थी। 5 साल तक अध्यक्ष रहने के बाद वे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए। उसी समय आरटीआई की यह जानकारी आई कि उनके नाम की सिफारिश आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी ने की थी कि प्रदीप जोशी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जो उस समय जबलपुर के रानी दुर्गावती महाविद्यालय से जुड़े थे। विनोद जी ने अपनी सिफारिश में यह भी लिखा था कि प्रदीप जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे। प्रदीप जोशी का भी संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी से परिषद से रहा है। तो प्रदीप जोशी 2006 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। फिर 2011 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। वहां से निकलते ही सीधे दिल्ली पहुंचे। वहां संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के 5 साल सदस्य रहे। इसके बाद अगस्त 2000 में यूपीएससी के चेयरमैन बना दिए गए। इस पद पर अप्रैल 2022 तक रहते हैं और 2023 में एनटीए का चेयरमैन बना दिया जाता है। तो जाहिर है कमाल की प्रतिभा रही होगी इनमें, इनका प्रभाव रहा होगा कि यह व्यक्ति 2006 से किसी न किसी संस्था का चेयरमैन या सदस्य रहा है। 3 साल तक एनटीए की नियुक्ति होती है, यानी 2026 तक प्रदीप जोशी एनटीए चेयरमैन रहेंगे। इतना लंबा अनुभव होने के बाद भी प्रदीप जोशी चेयरमैन के पद पर क्या कर रहे थे? कल ही शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की कार्यशैली परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 7 सदस्यों का एक पैनल बनाया है। यह पैनल 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। तो धीरज रखिए, यह जवाबदेही तय करने की कोशिश है या जवाबदेही से भटकाने की कोशिश, इस पर भी जरा सोचिए। जिस हाई पावर कमेटी ने ग्रेस वाले छात्रों का रिटेस्ट करना प्रस्तावित किया था, उसके चेयरमैन कौन थे? प्रदीप जोशी थे। तो सवाल उठता है कि इसकी जांच कौन होगी, कौन करेगा कि ग्रेस मार्क्स का आधार कैसे तय हुआ? क्या आपको लगता है कि प्रदीप जोशी जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई जांच होगी या जवाबदेही तय होगी? दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस टाइप के भी बयान दे रहे हैं कि एनटीए की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा और एनटीए में कोई बड़ा व्यक्ति नीट प्रकरण में जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नीट और एनटीए पर पहली बार तो सवाल उठा नहीं है। आपको लगता भी है कि कार्रवाई होगी? कहीं आप भ्रम में तो नहीं है? तो अब आप देखिए कि एक है मम्मी डाला जगदीश कुमार, वे जेएनयू के वीसी थे। वहां से यूजीसी का चेयरमैन बना दिए गए। यूजीसी ने नीट और सीएसआईआर कराने का जिम्मा एनटीए को दे दिया, यानी प्रदीप जोशी की अध्यक्षता वाले एजेंसी को। कायदे से यूजीसी को एनटीए पर सवाल उठाने चाहिए थे, लेकिन यूजीसी के जो चेयरमैन साहब हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। राहुल गांधी को पप्पू बताने में, पप्पू साबित करने में न जाने कितने 100 करोड़ भाजपा ने फूके। नरेंद्र मोदी ने मेहनत की अपने अपनी सभाओं में, भाषणों में। बावजूद इसके राहुल गांधी
और उनकी पार्टी बड़ी ताकत बनकर इस लोकसभा चुनाव में उभरी है। और जाहिर है कि जिस राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई थी अदालत के आदेश पर, फिर वापस भी हुआ, वही राहुल गांधी इस बार संसद में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के नेता के तौर पर होंगे और जब आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछेंगे तो फिर पूर्व की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख मिलाकर जवाब देने की स्थिति में तो नहीं ही होंगे, खास तौर से उस स्थिति में जब वे सवालों के जवाब देने के बजाय मजाक उड़ाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते थे। राहुल गांधी ने बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूँ, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान की जो जो संस्था है उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक यह कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी ने किया है और यह एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि यह देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया, दूसरे को कैंसिल कर दिया, तीसरे को कैंसिल कर दिया, पर कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है। उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो हमारा सवाल है कि प्रदीप जोशी की जवाबदेही कौन तय करेगा, कहां कहां की जवाबदेही तय होगी? क्या इनके सारे कार्यकाल की जांच नहीं होनी चाहिए? उन परीक्षाओं की भी जो इनके चेयरमैन रहते हुए अलग अलग राज्यों में आयोजित हुई, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और एनटीए जांच कौन करेगा? इतने योग्य व्यक्ति के चेयरमैन रहते हुए 9 दिनों में एनटीए की 3 परीक्षाएं रद्द या स्थगित हुई हैं। 23 जून को नीट पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। जिस परीक्षा को पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्र हुआ जाता है, उसकी परीक्षा भी रद्द हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि टेलीग्राम पर आ गया था, मूल पर्चे से मिलाया तो मेल खा गया, इसलिए रद्द करनी पड़ी। क्या यह काफी नहीं था कि इस बात पर एनटीए के चेयरमैन को पद से हटा देना चाहिए? तो कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं, रेलवे दुर्घटना में रेल मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं, महंगाई बढ़ गई तो वित्त मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं, फिर इन्हें ही फिर से मंत्री क्यों बनाया गया? मैं ये प्रश्न स्वयं से पूछ रहा हूं कि आखिर जवाबदेही कब तय की जाएगी? पहले ऐसी भीषण घटनाओं को देखकर स्वयं जिम्मेदार मंत्री जनता का गुस्सा देखकर इस्तीफा दे देते थे, किंतु आज क्या हुआ? इस्तीफा न सही, कोई नहीं, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो तय कर दीजिए कि हर दिन ऐसी दुर्घटनाओं का होना, क्या रात को चैन से नींद आती होगी? कहाँ गए वो जनसेवक का भाव, जनसेवक का त्याग? तो आज ही बिहार से भी सवाल उठे हैं और यह सवाल राजद की ओर से कहा गया है। जब बिहार के डिप्टी सीएम भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने गिरफ्तार आरोपी को गेस्ट हाउस में जगह दिलाने
के तथाकथित तथ्यों के हवाले से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की घेराबंदी की, तो राजद की ओर से जवाब आया है और कहा गया है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को गाली देकर डबल इंजन की सरकार अपने कुकृत्यों को नहीं छुपा सकती। डबल इंजन की सरकार बिहार के संदर्भ में ही कहा जा रहा है, जहां से पेपर लीक का मामला, नीट पेपर लीक का मामला नीट परीक्षा के 2 दिन पूर्व ही सामने आ गया था। मामला भी दर्ज हुआ था, गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन एनटीए ने इसकी अनदेखी की। केंद्र सरकार ने इसकी अनदेखी की और परीक्षा समय पर ले लिए गए। आपको यह तो पता ही है कि परीक्षा पेपर लीक के मामलों की अनदेखी कर तो ली ही गई, रिजल्ट भी नियत तारीख से 10 दिन पहले निकाल दिया गया और इस बात के लिए पीठ थपथपाया गया कि एनटीए ने कितनी संजीदगी दिखाई है, कितनी जल्दीबाजी दिखाई है। जो नीट का रिजल्ट आया था वह उस दिन आया था जिसमें आम चुनाव के परिणाम आ रहे थे। पूरा देश परिणाम पर टकटकी लगाया था। जाहिर है कहीं ना कहीं मनसा पाली गई होगी। जो अब स्थिति जो सामने आई है और जो तथ्य सामने आए हैं उसके हवाले से मैं कह रहा हूं कि जरूर यह मनसा पाली गई होगी कि एनटीए में जो कुछ खेला किया गया है उस पर देश की निगाहें नहीं जाएगी, क्योंकि आम चुनाव पर निगाहें टिकी है। तो राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार का इकबाल अब पूरे तौर पर खत्म हो चुका है। भाजपा और जदयू नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को गाली देकर अपने कुकृत्यों को नहीं छिपा सकते। चाहे देश व प्रदेश के लाखों छात्र युवाओं का जीवन बर्बाद करने का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो या विकास के नाम पर लूट खसोट और भ्रष्टाचार का मामला, भाजपा और जदयू का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पाला बदल बदल कर रहे हैं। इस दौरान ज्यादा वे भाजपा के साथ ही सरकार में रहे हैं, कुछ समय के लिए राजद के साथ भी, अधिकाधिक समय भाजपा के साथ ही रहे हैं। भाजपा और नीतीश कुमार 18 साल शासन करने के बाद भी लालू के जंगल राज की याद दिलाकर बिहार के वोटरों को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं, कवायद करते हैं। लालू राबड़ी शासनकाल के दौरान अपराध के भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं, लेकिन अभी आलम यह है कि एक के बाद एक निर्माणाधीन पुल भर भरा कर गिर रहे हैं और जंगलराज की याद दिलाने वाले नीतीश कुमार और भाजपा के नेता चुप हैं। जाहिर है सरकार में है तो चुप रहना उनकी मजबूरी है। तो राजद का कहना है कि नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में जिस प्रकार मुख्य सूत्रधार को जाहिर तौर पर उन्होंने नाम नहीं लिया है कि इशारा, लेकिन इशारा एनटीए के चेयरमैन पर ही होगा, को बचाने की कोशिश हो रही है। एनटीए के डीजी को बलि का बकरा बनाकर मामले की लिपापोती करने का प्रयास हो रहा है। पेपर लीक के अनेकों साक्ष्य सामने आने के बाद भी नीट परीक्षा को रद्द नहीं किए जाने से स्पष्ट है कि पेपर लीक मामले को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इस मामले में अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम उजागर हुए हैं, उनमें से अधिकांश किसी न किसी रूप में सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। यह स्थिति राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर है। अब तो दिन दहाड़े व्यस्तम इलाके में भी अपराधी बेधड़क होकर अपराध करते नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में तो अब दिन की शुरुआत ही किसी न किसी की हत्या से होती है। आज यानी 23 जून को
भी सवेरे सवेरे एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप एक बड़े भाजपा नेता और पटना के महापौर के लड़के पर लगाया गया है। तो राजद प्रवक्ता ने कहा कि यह स्थिति आज विकास के नाम पर हो रहे लूट खसोट और भ्रष्टाचार से है। एक सप्ताह के अंदर ही 3 निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गए। आज चंपारण के घोड़ा साहन में एक निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर ध्वस्त हो गए। इसके पूर्व सिवान के महाराजगंज में नहर के ऊपर बना पुल गिर गया। उससे एक दिन पहले अररिया में एक निर्माणाधीन पुल का 3 पिलर धराशायी हो गया था। पर एनडीए नेताओं का एक सूत्री कार्यक्रम केवल लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को गाली देना रह गया है। देश और प्रदेश के लोग यह जानना चाहते हैं कि 10 वर्षों में केंद्र में और 18 वर्षों से बिहार में भाजपा और जदयू सरकार में रहकर आखिर कब तक अपनी नाकामी और भ्रष्ट कारगुजारियों और कुकृतियों का ठिकरा दूसरों पर फोड़ते रहेंगे। तो ये सवाल है और इस स्थिति में आखिर एनडीए का क्या होगा नहीं होगा यह देखना शेष है। लेकिन जिस तरीके से विरोध के स्वर फूटे हैं, लोग सड़क पर उठ रहे हैं, विपक्षी दल भी आक्रामक हैं, तो जाहिर है कि सरकार के लिए स्थिति को नियंत्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि बातें बहुत आगे तक बढ़ गई है। तो बहरहाल तो मेरा यही कहना है कि नरेंद्र मोदी ने 10, 12, 15 साल देश का नेतृत्व कर लिया। ठीक है कि अमित शाह ने इतनी ही बरस अपनी ठसक दिखा ली, लेकिन उनका दौर उनकी पार्टी के भविष्य के लिए एक उदाहरण माना जाएगा कि चाहे जो करो उनकी राह तो बिल्कुल न चलो। तो बहरहाल इतना ही। आप इसे संजीदगी से सुनिए और गुनिए और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि न मैं व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी का विरोधी हूं या न राहुल गांधी का समर्थक, यानी न सत्ता का समर्थक हूं न सत्ता का विरोधी हूं, न विपक्ष का समर्थक हूं न विपक्ष का विरोधी हूं। हाँ, जनता के सवालों से मेरा वास्ता है और जो आज की तारीख में जो तस्वीर दिख रही है, बन रही है, तो यह विश्लेषण भी उसी के इर्द गिर्द है। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। तो सुनने गुनने के बाद आप प्रतिक्रिया देंगे ही, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और मेरा आग्रह है कि अब तक आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।